हेलो एवरीवन। हमने बात की थी पिछले वीडियो में रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में। वह एमपी बोर्ड जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट था और ये हमारा क्या है, चैप्टर 2 है। ये भी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में ही है, लेकिन उसमें हमने बात की थी सोइल के बारे में और फॉरेस्ट एनिमल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और मिनरल और पावर रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में। तो हम ये पार्ट 1 है हमारा। हम देखेंगे कि फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल रेयरिंग, डेयरिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में सिर्फ फसल को उगाना ही खेती नहीं कहलाती है। खेती के साथ साथ फसल को उगाने के साथ साथ फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधे लगाना, फिशरीज यानी कि मछली पालन करना, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल रियरिंग यानी कि जानवरों को पालना, डेयरिंग, ये आदि कार्य करना भी क्या आता है, ये भी हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। और इसमें हमें दे रखा है, अब ये बात ध्यान रखने योग्य बात दे रखी है कि 58.2 लेबरर्स ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो भारत के जो एग्रीकल्चर 100% एक लेबर है, उनमें से 58.2, ये भी बात ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि 58.2% जो लेबर होते हैं भारत के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, खेती पे, कृषि पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। और जिनमें से 59.9 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स जीडीपी, यानी कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें 59.9% एग्रीकल्चर का योगदान है जीडीपी में। और जो विश्व की जो 11% कल्टिवेटेड लैंड है, पूरे विश्व में 11% कल्टिवेटेड लैंड है, उसमें से जो 59% है जो भारत के पास है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या क्या रोल है। तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा रोल निभाती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर। 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वाइव ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि विश्व की 17% आबादी है वो किस पे अपना पलायन करते हैं, एग्रीकल्चर पे वो अपना पलायन करती है। 2/3 लेबर पावर्स ऑफ द कंट्री इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि 2/3 लेबर है वो अपना पलायन खेती के माध्यम से करते हैं। एग्रीकल्चर गिव रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर गिव्स एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली टू पीपल, यानी कि जो एग्रीकल्चर रहती है, हमारी खेती रहती है, वो रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल और लेदर इंडस्ट्री के लिए क्या प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। और ये एक हम इसको इनडायरेक्ट रूप से भी देखते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट देती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इनडायरेक्ट रूप से भी। यानी कि जो हमारी खेती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमें क्या, एक प्रकार से लेबर के लिए क्या है, एक पलायन का साधन है और रोजगार देने का काम हमारी खेती हमारा काम करती है। अब हमारे लिए खेती के लिए महात्मा गांधी ने एक फैक्ट दे रखा है, यानी कि उन्होंने भी कुछ कथन कहा है, वो दे रखा है, लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो लोगों का जीवन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वेयर एग्रीकल्चर इज़ नॉट बेनिफिशियल, यानी कि जहाँ जो खेती रहेगी वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, लाइफ इट सेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल, वहाँ की लाइफ भी स्वयं में एक फ़ायदेमंद नहीं होगी। यानी कि जहाँ अच्छी फसल होगी वहाँ की लाइफ अच्छी अच्छी रहेगी, और जहाँ फसल थोड़ी ख़राब होगी वहाँ की लाइफ भी ऐसी ही खराब जैसी ही रहेगी। तो ये महात्मा गांधी ने हमें एक कथन दिया था, खेती के बारे में कथन है है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो फसलें हैं इनका बंटवारा कैसे किया गया है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। तो हमने तो स्टडी के हिसाब से पढ़ते हैं, और एक और वो हमारा बंटवारा है, वो है सीज़न के हिसाब से इसका बंटवारा कर रखा है। तो सीज़न में खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, इन 3 सीज़न के हिसाब से जो हमारी फसल होती है उनका बंटवारा करके रखते हैं। और पढ़ाई लिखाई में तो हम कई कुछ भी चीज़ हुई उसको शॉर्ट करके पढ़ना चाहते हैं, इसलिए स्टडी के हिसाब से उसको 2 हिस्सों में बांट रखा है। फर्स्ट फूड क्रॉप्स, सेकंड कैशन कमर्शियल क्रॉप्स। यानी कि अब देखते हैं हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में, यानी कि खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो ये हमारी क्रॉप्स होती है खरीफ क्रॉप्स, ये जून जुलाई में बोई जाती है, और इसको हार्वेस्टेड हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। यानी कि जो फसलें, खरीफ क्रॉप्स हम किसे कहते हैं, जो फसल रेनी सीज़न यानी कि बारिश के टाइम पर बोई जाती है
उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स नीड ए मच रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, यानी कि इस क्रॉप में हमें क्या, पानी की अधिक आवश्यकता लगती है, तो इसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दिस क्रॉप नीड ए मच रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इसके उदाहरण हमको दे रखे, सोयाबीन हुई, मेज हुई, राइस हुई, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये सभी हमारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, ये कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी कि जो अक्टूबर नवंबर यानी कि खरीफ के तुरंत बाद जो फसल बोई जाती है उसे हम रबी फसल कहते हैं। और इसमें हमारे उदाहरण हैं, वीट हुआ, ग्राम हुई, बार्ली हुई, तंबाकू हुए, ये सभी हमारी रबी क्रॉप्स के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे जायद क्रॉप्स के बारे में। जायद क्रॉप्स किसे कहते हैं, जो कि समर सीज़न में बोई जाती है, यानी गर्मी के मौसम में जब रबी क्रॉप्स का सीज़न पूरा हो जाता है, खरीफ का पूरा हो जाता है, उसके बाद जो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, ये थोड़ा सा 2-3 महीने का गैप मिलता है, उसमें जायद क्रॉप्स बोई जाती है। इसमें स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसमें वेजिटेबल फ्रूट को बोया जाता है और ये इसलिए जायद कहलाती है। और फूड क्रॉप्स ये हमारे क्या है, स्टडी के हिसाब से है, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिससे हमें भोजन मिलता है एक प्रकार से। तो हमारी हुई राइस हुई, वीट हुई, बाजरा हुआ, ज्वार हुई, पल्सेस, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, एक प्रकार से भोजन मिलता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, फूड क्रॉप्स। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब कैश और कमर्शियल क्रॉप किन्हें कहते हैं, जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप, यानी कि जिनको हम उगाते तो हैं लेकिन उन्हें हम पूरा कंजप्ट नहीं करते, उनको हम बेचने के लिए उपयोग में लेते हैं, उनका पूरी तरह से व्यापारिक रूप से उपयोग किया जाता है। जो जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ, सोयाबीन हुई, रबर, शुगर केन, टी, पोटैटो, ईटीसी, इनको कोई भी फार्मर उगाता है तो वो पूरा कंजप्ट नहीं करता है, उसको एक व्यापार के लिए कंजप्शन किया जाता है इन फसलों का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इंडिया इन क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स के हिसाब से हमारे भारत की कैसी पोजीशन है क्रॉप के मामले में, और कौन सा स्टेट अधिक पैदावार करता है, और किस फसल की कैसी स्टेट है वर्ल्ड में, वो देखते हैं। जो हमारा वीट यानी कि जो गेहूँ होते हैं उसकी सेकंड रैंक है वर्ल्ड की, और सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और उसके बाद हमें दे रखा राइस, सेकंड रैंक है और वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक उगाया जाता है। ज्वार दे रखी है, वो फर्स्ट रैंक पे आती है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाती है। और मक्का की 6th रैंक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कॉटन की सेकंड रैंक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक। और जूट की फर्स्ट रैंक है, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक उगाया जाता है। शुगर केन की सेकंड रैंक है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उगाया जाता है। और चाय की सेकंड रैंक है, टिक्की और असम में सबसे ज़्यादा। सोयाबीन की 5th रैंक है और जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हमने पढ़ा है कि कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और किस फसल में कैसी रैंक है भारत की। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब भी किसी भी चीज़ की जो रिडक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी कमी हुई तो उसकी इंक्रीमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इसी प्रकार जो हमारी जो फसल है, दूध है और एडिबल ऑयल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश वगैरह, इनकी जैसे भी कमी हुई तो सरकार के द्वारा एक रिवॉल्यूशन चलाया गया, आंदोलन चलाया गया एक तरह से। तो हमारा है फर्स्ट में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम बोलते हैं हरित क्रांति। ग्रीन मतलब कि हरा होता है और ये किससे रिलेटेड होता है, हरी भरी चीज़ों से। तो ये रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि इसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें एक प्रकार से वृद्धि की जाए। और ये 1966 और 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि इसका लक्ष्य था कि अच्छी तरीके से अच्छा बीज का उपयोग किया जाए जिससे अच्छी पैदावार मिले। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो जो मशीनें, जो जो टूल्स, जो जो औजार उपयोग में आते हैं उनका हमें एक्सटेंशन यानी कि उसको बढ़ाया जाए, नए नए औजार आए जिससे कि किसानों को अधिक पैदावार करने में थोड़ी बहुत सहायता मिल सके।
और ये एरिया किस किस एरिया में चलाया गया था? एरिया हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी। इन एरियो में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन चला। वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि वाइट मतलब कि आपको हिंदी मीनिंग याद सबको होगा कि वाइट मतलब सफ़ेद होता है और ये अंडे से और दूध से इसका रिलेटेड है। तो वाइट रिवॉल्यूशन का देखते हैं। इंक्रीमेंट इन मिल्क प्रोडक्शन अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कि जो सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम को के अधीन होकर वाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ाया जाए। और इट इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड यानी कि इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। दिस मिशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये भी एक पॉइंट करने योग्य चीज़ है क्योंकि ये हमने जो भी आपको दे रखा है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही एग्ज़ाम में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये हमारे एक नोट शॉर्ट नोट पढ़ा रहे हैं हम लेसन का। तो ये वाइट रिवॉल्यूशन हमारा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। अब बात करेंगे येलो रिवॉल्यूशन के बारे में यानी कि पीली क्रांति। तो इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड रहेगा? एडिबल ऑयल एंड ऑयल्ड प्रोडक्शंस यानी कि जो एडिबल ऑयल और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसलिए येलो रिवॉल्यूशन चलाया गया। अब पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पिंक रिवॉल्यूशन में क्या क्या आएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि ये फ्रूट और वेजिटेबल की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए चलाया गया था। विटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रेसिस्टेंस कैपेसिटी इन बॉडी यानी कि जो हमारे शरीर में एक विटामिन बहुत ही अच्छा रोल निभाता है किसी भी चीज़ को पूर्ति करने के लिए। तो ये पिंक रिवॉल्यूशन इसीलिए चलाया गया क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें एक प्रकार से विटामिन मिलता है, तो उसको बढ़ाने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन चलाया गया। बात करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन यानी कि ये मछली के उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड है। ये इसको रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ब्लू मतलब कि नीला होता है और साधारण बात है कि हमारा पानी का कलर होता है वो भी नीला होता है और पानी में मछलियाँ पाई जाती है। तो ये याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि ये ब्लू, जैसे ही ब्लू नाम आए आप मछली समझ जाना। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश यानी कि जो भारत है वो थर्ड नंबर पे है मछली के मामले में। ए प्रोजेक्ट लॉन्च इन 5 स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश इंक्रीजमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से 5 राज्यों में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया ये प्रोजेक्ट चालू। हम पढ़ेंगे मेडिकल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत ही प्रयास किए गए। इसमें ये रिवॉल्यूशन चलाया गया जिसमें उनको मेथड समझाई गई, यूटिलिटी यानी कि कैसे उपयोग करना है मेडिकल क्रॉप का वो समझाई गई, सिक्योरिटी यानी कि जो मेडिकल में काम आने वाली जो क्रॉप्स होती है उसकी सिक्योरिटी दी गई सरकार के द्वारा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट यानी कि जो फ्रूट की बात करते हैं तो भारत सेकंड नंबर पे आता है फ्रूट यानी कि जो हमारे भारत से पहले आता है वो चीन होता है फ्रूट के मामले में और सेकंड हम है इंडिया। और जो 90% और वेजिटेबल्स होती है जो 13.28% जो हमारे भारत में पाई जाती है। 39% मैंगो यानी कि जो 49% है विश्व का 100% में से 39% मैंगो हमारे भारत में पाए प्रोडक्ट होते हैं। और जो बनाना होता है वो 23% हमारे भारत में उगाए जाते हैं इसकी क्रॉप। वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, इसकी सेकंड प्लेस है चाइना के बाद। और जो केलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी है उसकी फर्स्ट रैंक है, ऑनियन की सेकंड, कैबेज की थर्ड रैंक है। ये भी एक नोट करने योग्य पॉइंट है। इंडिया रैंक 6 इन द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूबल हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट यानी कि जो भी एक वैल्यूबल जिनके बहुत ही उपयोग में किए जाने वाली हर्ब होती है और मेडिसिनल प्लांट यानी कि जिनका उपयोग हम मेडिकल के लिए करते हैं उसकी रैंक भारत में 6th है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005 में चलाया गया। और टू इस्टेब्लिश बैंक फॉर प्लांट कटिंग यानी कि जो प्लांट की कटिंग को रोकने के लिए बैंक का इस्टेब्लिशमेंट की गई। फॉर टेस्टिंग सोइल एंड लीव्स पॉली हाउसेस एंड ग्रीन हाउसेस हैज टू बी इंक्रीज्ड यानी कि सोइल और लीव्स को टेस्ट करने के लिए पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस को भी बढ़ाया गया। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर यानी कि जो हॉर्टिकल्चर रहती है
उसकी हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन चलाया गया, जिससे कि उसका अधिक से अधिक प्रोडक्ट हो चुके हैं भारत में, इसलिए ये कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टॉप 3 स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जो कि क्रॉप्स के मामले में फर्स्ट सेकंड थर्ड के नंबर पर आते हैं। जो वीट होता है यूपी, पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक प्रोडक्शन किया जाता है वीट का। और राइस का वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब जो फर्स्ट नाम है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। और जो राजस्थान है वो अभी बाजरा के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है। सोयाबीन एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में सबसे अधिक उगाई जाती है। टी असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में सबसे अधिक उगाई जाती है। कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में सबसे अधिक उगाई जाती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में अधिक उगाई जाती है। शुगर केन यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाती है। कॉटन गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। रबर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। और स्पेसिस यानी कि मसाले वाली फसलें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे अधिक उगाई जाती है। पोटैटो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन राज्यों में ये सबसे अधिक उगाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप्स है राइस और वीट। जो राइस है वो 40.5% जो है इंडिया में उगाया जाता है, और वीट 12.7% है जो कि हमारे इंडिया में उगाया जाता है। हमने इस वीडियो में बात की है जो कि किस राज्य में क्या उगाई जाती है। अब हम ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अगला मिनरल्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।